कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के माइनर पेपर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए जिनका भी ये कोर्स है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर का नाम क्या है? माइनर पेपर के इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके बेसिक फीचर्स, जो आपका माइनर पेपर होता है वो एमसीक्यू होता है, इसलिए हम एमसीक्यू पे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बातें करते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। विकासशील अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पे कम विकास दर और गरीबी देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक क्यों है? तो वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति से। राष्ट्रीय आय के क्षेत्रीय वितरण में कृषि का योगदान घटा है, इसका कारण क्या है? सेवा क्षेत्र में वृद्धि और औद्योगिकरण, दोनों ही कारण है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर आपके पास इसके पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर सेंड कर सकते हो। हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, और जब भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद भी आप अपने पेपर उसी नंबर पर सेंड कर सकते हो, हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की जगह नीति आयोग क्यों स्थापित किया गया? तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। योजना आयोग का अंत कब हुआ? तो 2014 में योजना आयोग को बंद कर दिया गया। नीति आयोग नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर क्या है? तो नीति राज्यों पर नीति थोप नहीं सकता। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? तो संसाधनों का संतुलित उपयोग से था। राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है? तो आर्थिक विकास मापना और सेवा क्षेत्र टेंड, दोनों ही बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। भारत मिक्स इकोनॉमी कब अपनाई? तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक तकनीक को अपनाई, मतलब सार्वजनिक और निजी मॉडल। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी और अशिक्षा, उच्च जन्म दर, अवैध प्रवास, तीनों ही मुख्य कारण हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है? तो बेरोजगारी और संसाधन दबाव, दोनों ही जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। भारत की साक्षरता दर में अंतर्राज्यीय से भिन्नता का उदाहरण क्या है? केरल का साक्षरता दर उच्चतम देखा जाता है और बिहार का न्यूनतम। स्वास्थ्य संकेतकों में अंतर्राज्यीय भिन्नता, तो आईएमआर में केरल कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या पैराडॉक्स क्या है? तो युवा आबादी लेकिन बेरोजगारी, यह जनसंख्या पैराडॉक्स है। टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे कब पहुंचा? तो 2024 में रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच गया। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रभाव क्या पड़ता है? तो संसाधनों की अधिक उपयोग बढ़ जाती है और प्रदूषण में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। अंतर्राज्यीय साक्षरता में केरल क्यों अग्रणी है? तो उच्च शिक्षा निवेश के कारण और कम गरीबी के कारण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। जनसंख्या समस्या में अर्बन क्राउडिंग क्यों होता है? तो ग्रामीण प्रवास के कारण होता है। प्रमुख आर्थिक संकेतक लिटरेसी में बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? तो गरीबी और कम व्यय के कारण और उच्च आईएमआर के कारण। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की मुख्य भूमिका क्या है? तो 50% से अधिक आबादी को रोजगार देना। कृषि की प्रमुख समस्या छोटा फार्म साइज क्यों? तो जनसंख्या वृद्धि से खंडीकरण बढ़ा है। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना। हरित क्रांति कब और कैसे शुरू हुई? तो 1960 में HAVY बीजों से शुरू हुई। हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। कृषि उत्पादकता कम होने का कारण क्या है? तो कम सिंचाई और तकनीक,
कृषि उत्पादकता कम होने का कारण है। हरित क्रांति का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हरित क्रांति का मुख्य क्षेत्र है। भूमि सुधार की कमी तो कार्बनिक असमान के कारण होती है। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। कृषि भूमि का विकास में आधारभूत क्षेत्र की जरूरत है। नियोजित काल में उद्योग विकास सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से हुआ है। 1948 औद्योगिक नीति का फोकस मिश्रित अर्थव्यवस्था पर था। निजी क्षेत्र की भूमिका नियोजित काल में उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़ी थी। 1956 औद्योगिक नीति क्या थी? तो समाजवादी पैटर्न से जुड़ी थी। सेवा क्षेत्र जीडीपी में योगदान देता है, कितना देता है? 55% से अधिक का योगदान देता है। सेवा क्षेत्र ट्रेंड क्या है? इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। सेवा क्षेत्र विकास चालक कौन कौन से होते हैं? आईटी और वित्तीय सेवाएं। उद्योग नीतियाँ 1948 से कब कब लागू हुई? तो आईपीएल 1948, 1956 और 1991 में लागू हुई। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में क्या करता है? ये प्राकृतिक एकाधिकार दिखाता है। सेवा क्षेत्र संरचना कैसा है? व्यापार, होटल और आईटी और बैंकिंग से देखी जाती है। भारतीय मौद्रिक प्रणाली का नियंत्रण कौन है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक प्रणाली का नियंत्रक है। आरबीआई की मुख्य भूमिका क्या है? तो मुद्रास्फीति नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता। व्यावसायिक बैंकों की भूमिका आरबीआई के अधीन क्या है? तो जमा और ऋण वितरण से है। आरबीआई सरकार का किस रूप में कार्य करता है? तो बैंकर और ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। भारतीय कर प्रणाली की विशेषता जीएसटी क्या है? तो एक राष्ट्र एक कर है। जीएसटी की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। संघ बजट का वर्गीकरण क्या है? तो राजस्व और पूंजीगत है। घाटे का बजट क्या है? तो जब व्यय प्राप्ति से ज़्यादा हो तो उसको घाटे का बजट बोलते हैं। भारतीय कर प्रणाली में जीएसटी काउंसलिंग क्या करती है? तो यह दरें निर्धारण का काम करती है। आरबीआई का विकासात्मक कार्य क्या है? वित्तीय समावेशन है। भारत के व्यापार विदेश व्यापार की संरचना में क्या प्रमुख होता है? तो पेट्रोलियम आयात, सॉफ्टवेयर निर्यात प्रमुख होते हैं। विदेशी व्यापार ट्रेंड क्या है? निर्यात वृद्धि, लेकिन व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।